हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इडियम ऑफ द डे इस सीरीज का ये सेशन नंबर 31 है और आज हम जिस इडियम को पढ़ेंगे दैट इडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वॉक द टॉक। वॉक द टॉक, आइए जानते हैं इसके बारे में। द इडियम वॉक द टॉक मीन्स टू डू वॉट वन सेड वन कुड डू और वुड डू। मतलब वो करना जो किसी ने कभी कहा था कि वो कर सकता है या वो करेगा। मतलब जो आपने वादा किया हो उस वादे को आप निभाएं। एक पुराना गाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, उसी को ही कहते हैं क्या, वॉक द टॉक। झूठे वादे ना करना, नॉट मेकिंग एनी एम्प्टी प्रोमिसेस। ये है वॉक द टॉक का मीनिंग। समझेंगे कैसे सर? टॉक मतलब बातें, बड़ी बड़ी बातें करना, बहुत बोलना, ये करेंगे वो करेंगे। फिर जैसे कहा जाता है कि ठीक है, तुमने कहा था कि हमको चुनाव जिताइए, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ये बातें तुमने बोली थी, ये वादे तुमने किए थे, तो तुमने ये रास्ता दिखाया था ना, अब ठीक है तुम इस रास्ते पर चलो। इट्स टाइम टू वॉक द टॉक। जो बातें बोली थी, जो रास्ता दिखाया था, जो कहा था करेंगे, करो, चलो इस रास्ते पर, अब चलो चल के दिखाओ। वॉक द टॉक। तो जो वादा किया, जो प्रोमिसेस किए, जो बात बोली, जो कमिटमेंट दिया, उस कमिटमेंट को पूरा करना, टू वॉक द टॉक। इट्स टाइम फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब वो व्यक्ति जो चुनाव जीत गया है। टू वॉक द टॉक, चुनाव जीत गया है तो अब जो कहा था कराएंगे वो सब कराएं। कहा था कि सड़कें खुदवा देंगे तो खुदवाए। बनवाने वाले तो वादे पूरे नहीं होते, तो खुदवाने वाला अगर वादा किया अपने आप से तो उसी को पूरा करे। My friend Rosie only talks but never walks the talk. वो खाली बोलती है, करती वर्ती कुछ नहीं। वो खाली बोलती है ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, कभी उस काम को करेगी नहीं। Select the most appropriate option to fill in the blank. और ये जो ऑप्शंस है वो सब इडियम्स है। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि ये चारों फ्रेजेस जो है मैं अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ। चारों फ्रेजेस। ड्रॉ द लॉन्ग बो, बो धनुष को बोलते, धनुष को ज्यादा लंबा खींच दिया आपने। जब आपने धनुष ज्यादा लंबा खींच दिया तो बात को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा दिया, एग्जैजरेट कर दिया। समझ रहे? बात को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आपने, एग्जैजरेट। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब होता है कि घोड़ा मर चुका है और आप उससे फ्लॉग कर रहे हैं। फ्लॉग मतलब कोड़ा चलाना। तो घोड़ा अगर मर चुका है और आप उस पर चाबुक चला रहे हैं तो क्या उठ खड़ा होगा? नहीं। इट मीन्स टू वेस्ट योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को जाया करना। कूल योर हील्स मतलब वेट करना होता है। जब आप चलते हैं तो आपकी जो हील्स है यानी पैर की एड़ी वो गर्म हो जाती है ना, फ्रिक्शन की वजह से। फिर आप रुकते हैं तो गर्माहट ठंडी पड़ जाती है, तो वेट करना एक तरीके से। होल्ड वाटर मतलब वैल्यूबल होना, बात में दम होना। कहते हैं कि जो कंटेनर पानी को होल्ड कर सकता है वो कंटेनर ठीक है, और जो कंटेनर पानी को नहीं होल्ड कर सकता वो बेकार है। तो जो चीज वैल्यूबल है या मीनिंगफुल है या यूजफुल है उसको बोलते हैं। आप पढ़िए सर। इंटरव्यूवीज। इंटरव्यूवीज मतलब वो लोग जो इंटरव्यू देने के लिए आए हो। वर स्लोली बिकमिंग इम्पेशेंट, उनका धैर्य छूट रहा था। आंसर ये है सर, मैं इतना पढ़ के जान गया यही आंसर है। कैसे? जो लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे उनका धैर्य धीरे धीरे छूट रहा था। क्यों? क्योंकि दे वर लेफ्ट टू कूल देयर हील्स इन द वेटिंग रूम्स फॉर आवर्स। क्योंकि घंटों उनसे कहा गया था कि वेटिंग हॉल में जाकर के वेट करो। तो वेट करना तो ठीक है, लेकिन घंटों वेट करना तो फायदा नहीं है ना, तो गुस्सा आ जाएगी। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आपको बताता हूँ सर, मान लीजिए कल को अरेंज मैरिज के बंधन में आप बंधने जा रहे हो, यानी कि आप लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन दिखाई हो रही है। अब घर में जो है, घर के लोग कह रहे हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स कि एक काम करते हैं, लड़का और लड़की को अकेला छोड़ देते हैं फॉर सम टाइम, ताकि एक दूसरे से कुछ बात कर लें। ऐसा ही हुआ, आप दोनों अकेले हो गए। अब ना आप बोल रहे हैं और ना आपका पार्टनर बोल रहा है, कुछ कोई नहीं बोल रहा है। अब आप सोच रहे हैं कि लेट हर ब्रेक द आइस, वो सोच रही लेट हिम ब्रेक द आइस। कौन चुप्पी तोड़ेगा? ब्रेक द आइस मतलब चुप्पी तोड़ना। इनिशिएट कौन करेगा? शुरुआत में कौन बोलेगा? ब्रेक द आइस। कभी कभी ऐसा ही होता है ना कि आप कुछ कह नहीं पा रहे होते हैं, तो वो फिर दूसरा व्यक्ति जो है, ऐसे में कई बार जो लड़की की सहेलियां हैं वो हल्का सा इनिशिएट करेंगी, तो उन्होंने ब्रेक द आइस किया। या आपके दोस्त हुए तो उन्होंने, आपको कोई छोटा भाई हुआ तो उन्होंने इनिशिएट किया, तो दैट बडी ब्रोक द आइस। शुरुआत करना किसी कन्वर्सेशन की, शुरुआत करना किसी कन्वर्सेशन की। अक्सर ऐसा होता है कि किसी विषय पे बोलना हो तो ये होता है कि शुरुआत कोई कर दे, शुरुआत कोई कर दे। सो हु इज गोइंग टू ब्रेक द आइस?
कौन शुरू करेगा? और शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद बारी बारी से लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे। कहाँ होगा? तो जब शुरुआत कोई कर देगा सर, तो बाकी लोग जो है वो नर्वस नहीं बचेंगे ना, तब वो सहज हो जाएंगे। तो इनिशिएट करना, स्टार्ट करना किसी चीज को और बाकियों को कंफर्टेबल बना देना। मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फील कंफर्टेबल, यही होगा। जैसे फील सैड क्यों करेंगे? अनकंफर्टेबल नहीं करना सर। मोर डिटैच्ड नहीं सर, वो तो डिटैच तो अटैच का उल्टा हो जाएगा, मतलब अलग अलग से महसूस करना ही। कंफर्टेबल करने के लिए होता है ना कि आप थोड़ा सा सहज महसूस करें। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022, इसमें एक ईडियम आता है टू स्मेल अ रैट। बहुत ही शानदार ईडियम है। टू स्मेल अ रैट का मतलब है ये भाप लेना कि कहीं कोई चाल चली जा रही, कहीं कोई साजिश हो सकती है। जो सब कुछ अच्छा दिख रहा है, संभवतः वो अच्छा नहीं है, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है ना? तो सस्पेक्ट करने लगना, अलर्ट हो जाना। ये आया कहां से है सर? ये बिल्ली के स्वभाव से आया है। बिल्ली चूहे की गंध को सूंघ लेती है। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कि बिल्ली एक जगह चुपचाप बैठी हुई है, हम ये नोटिस करते हैं कि बिल्ली वहां से जा भी नहीं रही है और वहां कुछ ऐसा है भी नहीं जो बिल्ली को मिले, मतलब चूहे जैसा कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बिल्ली के मुंह में चूहा है। ऐसा इसलिए होता है कि हमको लगता है कि वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर एक चूहा होता है और बिल्ली को उसकी गंध आ रही होती है। नेचुरली बिल्ली को यह पता चलता है कि इस एरिया में आसपास थोड़ी दूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूहा है, तो वहां वो बहुत देर तक बैठी रहती है। जब वो चूहा बाहर निकलता है तो वो उसे पकड़ लेती है। तो ये उसकी एबिलिटी है कि वो चूहे की गंध को सूंघ लेती, भले ही चूहा सामने से दिख ना रहा हो। तो वो सतर्क हो जाती, अलर्ट हो जाती कि उसे चूहे को पकड़ना है, तह में जाना है। तो हैव रीजन टू सस्पेक्ट होगा, ये इसका सही आंसर। हैव रीजन टू सस्पेक्ट। ईडियम ऑफ द डे के सेशन नंबर 35 में मैंने जो ईडियम आपके लिए चूज किया है दैट इज जूडस किस। आइए आगे की स्लाइड में इस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम के बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको सामने स्क्रीन पे एक पिक्चर नजर आ रही है। गौर से अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर जो व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं वो कौन है? वो जीसस हैं। एग्जैक्टली ये कोई और नहीं, जीसस हैं। बाइबल में एक स्टोरी है, उसके मुताबिक जूडस सीजर का डिसिपल यानी कि शिष्य होता है, लेकिन जो फोर्सेस जीसस को अरेस्ट करके उन्हें परसिक्यूट करना चाहती हैं, जब जूडस को अप्रोच करती हैं और बोलती हैं कि अगर वो जीसस को अरेस्ट करवाने, उन्हें आइडेंटिफाई करवाने में उनकी हेल्प करे, कौन? जूडस। तो इस हेल्प के बदले जूडस को वो फोर्सेस कुछ सिल्वर कॉइन्स देंगी। अब जूडस उस लालच में आ जाता है और बोलता है ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बड़ा मसला यहाँ पर यह है कि जो फोर्सेस जीसस को अरेस्ट करना चाहती हैं वो जीसस को जानती ही नहीं है। तो जो जूडस का काम होता है वो ये होता है कि आइडेंटिफाई करवाना जीसस को। उसके लिए जूडस ये बात बोलता है कि तमाम लोगों की भीड़ में मैं जिस व्यक्ति के गले लग करके उसे किस करूंगा, द सेम पर्सन वुड बी जीसस। ऐसा ही होता है। तमाम लोगों की भीड़ में जूडस जाता है जीसस के पास और उनको किस कर लेता है। बस ऐसा करते ही वो फोर्सेस जो जीसस को अरेस्ट करने के लिए आई हुई होती हैं वो उन्हें मारने पीटने लगती हैं या अरेस्ट करने लगती हैं। तो आपको क्या लगता है इस ईडियम का मीनिंग क्या होता होगा? वैसे तो किस क्या दिखाता है? साइन ऑफ लव। लेकिन जूडस की ये किस के पीछे का मकसद क्या था? वो तो धोखा था ना। तो जो एक्ट ऑफ लव है किस, वो एक्ट ऑफ बिट्रेयल का काम कर रहा है ना, एक्ट ऑफ डिसेप्शन का काम कर रहा है। तो जूडस किस का यही मीनिंग है कि आप प्रेम की भाषा में, प्रेम के शक्ल में, प्रेम के पहनावे में क्या परोस रहे हैं या क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने हैं, लेकिन आप एक तरीके से चीट कर रहे हैं। पढ़िए ना, An act of betrayal disguised as a show of affection। दिखाया जा रहा है कि अपनापन है, पर वास्तव में अंदर से क्या है सर? An act of betrayal। कहते नहीं है मुंह में राम बगल में छुरी, इसी को आप कह सकते हैं जूडस किस।
एग्जाम्पल्स देख लीजिए। डोंट ट्राई टू बी माई फ्रेंड नाउ, अब मेरे दोस्त बनने की कोशिश ना करो। इट इज जस्ट अ जूडस किस, आई नो यू ट्राइंग टू गेट मोर इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मी सो यू कैन रिपोर्ट इट टू द हेडमास्टर। कोई कह रहा है कि बहुत हो गया, अब मेरे दोस्त बनने की कोशिश ना करो, ये सिर्फ धोखा है। तुम मेरे दोस्त बन करके मेरे बारे में और बातें जान करके हेडमास्टर को बताना चाहते हो ना। मैं सब समझ गया हूं, अब तुम्हारी एक नहीं चलेगी। आई न्यू, मैं जान गया हूं। आई कम टू नो दैट ऑल दिस वॉज अ जूडस किस। एक और एग्जाम्पल, इट्स ओवर नाउ माई डियर, सब समाप्त हो चुका है अब। आई हैव कम टू नो दैट यू आर बी फ्रेंडिंग मी, तुम्हारा मुझसे दोस्ती करना was just a Judas kiss, धोखा था। यू नेवर टुक आवर फ्रेंडशिप सीरियसली, यू जस्ट यूज्ड मी फॉर सेक ऑफ मनी, तुमने तो सिर्फ पैसों के लिए मेरे से दोस्ती करी थी, अंदर से तुम्हारे भीतर दोस्त वाला कोई भाव ही नहीं था। इट वॉज सिंपली अ जूडस किस, मौका परस्ती थी, धोखाधड़ी थी, प्रेम की भाषा में धोखा था एक तरीके से। इट वॉज अ जूडस किस। आई होप आपने इस इडियम को ठीक से सीख लिया होगा, मेरे समझाने का तरीका भी आपको ठीक लगा होगा। क्या लिटिल बॉय डिमांडेड कलरफुल बलून्स रिबन्स इन द विलेज फेयर, गांव में मेला था, छोटे से बच्चे ने ये डिमांड करी कि उसे रंगीन गुब्बारे चाहिए, रिबन्स चाहिए। When the father did not pay heed, pay heed, heed का मतलब ध्यान से होता है। सर आप pay attention जानते हैं ना, वैसे pay heed है, पूरी फ्रेज है pay heed to, जैसे pay attention to। जब पिताजी ने उसकी डिमांड्स को ध्यान से सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे में लड़के ने क्या किया होगा बताइए। The boy made a far cry, made a jaundiced eye, made a cloven hoof, made a wry face। ये आंसर है सर। मेक अ राई फेस समझते हो? ये है, नहीं समझे? अब नहीं बनाऊंगा, बस इसी में काम चलाई। मुंह बनाना, थोड़ा सा गुस्सा हो जाना, थोड़ा सा उदास हो जाना, मुंह फुला नहीं लेते बच्चे। दिस इज कॉल्ड मेक अ राई फेस। मेक अ राई फेस। राई फेस को आप ड्राई से रिलेट कर लीजिए, मेक अ ड्राई फेस। मुंह जैसे सूखा नहीं होता तो इधर टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है, वैसे ही। तो वो उदास हो गया, मतलब मुंह ज्यादा बना लिया, हल्का फुल्का गुस्से में आ गया। अफार क्राई का मतलब होता है जो अभी तुरंत नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल इन द नियर फ्यूचर या इन इमीडिएट फ्यूचर, जो तत्काल भविष्य में संभव नहीं। फ्रेज है अफार क्राई, दूर से अगर चिल्लाने की रोने की आवाज आ रही हो तो वो दूर से आ रही ना, करीब से नहीं आ रही ना। फार क्राई, दूर की बात। हिंदी में एक शब्द होता है ना, दूर की बात, उसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं अफार। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है फिल्ड विद प्रेजुडाइज, फिल्ड विद प्रेजुडिस, फिल्ड विद प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह से भरा हूं, पूर्वाग्रह से भरा। पहले से मान लेना कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, ठीक है। महिला है तो ये ज्यादा अच्छा काम कहाँ कर सकती है, ये जॉन्डिस्ड आई वाले लोग सोचते हैं। क्लोवन हूफ एक राक्षस टाइप के लिए आता है ना, एक एविल साइन को बोलते हैं। क्लोवन हूफ बेसिकली वो जो भेड़ और बकरी के पांव का जो डिजाइन होता है उससे निकल के आता है। भूत प्रेत में ऊपर का शरीर तो नॉर्मल होता है, पांव के डिजाइन आप देखिए ना वैसे। तुम्हारे चचा विधायक हैं या तुम्हारे तो चचा विधायक हैं, आप इसी बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप बोलेंगे बॉब्स योर अंकल, बॉब्स योर अंकल, या बॉब इज योर अंकल। तुम्हारे चचा विधायक हैं, बॉब्स योर अंकल, ये है इसका इंग्लिश वर्जन। अब जान लेते हैं कि ये जो फ्रेज है बॉब्स योर अंकल, ये फ्रेज आई कहां से है और डिटेल में इसका मीनिंग क्या है। देखिए, एक रिचर्ड बॉब नाम से आयरलैंड के कभी प्राइम मिनिस्टर रहे। उन्होंने क्या किया, उनकी कैबिनेट में एक इंपॉर्टेंट पोस्ट थी और थोड़ा सा सोचने विचारने के बाद उन्होंने उस बड़ी ही सेंसिटिव और इंपॉर्टेंट पोस्ट को किसको दे दिया? अपने नेफ्यू को दे दिया, अपने भतीजे को दे दिया।
बिना किसी एग्जाम के, बिना मेरिट को चेक किए हुए जब ये पोस्ट उनके भतीजे को दे दी गई, उनके नेफ्यू को दे दी गई, तो हुआ ये कि जो और फेलो कॉलीग्स थे और जो सीनेट के और मेंबर्स थे जो कि अनअवेयर थे उस बंदे से, उस नाम से, क्योंकि उसको सुना ही नहीं था किसी ने, तो सबने थोड़ी बहुत मौज भी ली उससे, और साथ ही साथ ये भी बोला कि हम सबको तो इतना स्ट्रगल करना पड़ा है, एंड यू डिड नथिंग एंड यू आर हियर amongst us, along with us. You're enjoying the best of life. You're having all the benefits. You're having all the perks. You're getting all the incentives. But you paid nothing. You did nothing. Why? Because Bob's your uncle. तो जब कोई काम आपको करना बिल्कुल ही सरल लगे, ये बाएं हाथ का खेल लगे, क्या लगे? बाएं हाथ का खेल, सिंपल सा टास्क, जब कुछ स्ट्रगल करना ही नहीं है, when life is so easy, वो जो स्मूथ गोइंग वाली बात होती है, सिंपल सा है सब कुछ, कठिन कहीं से है ही नहीं। इवन इफ यू कमिट अ मिस्टेक, नोबडी इज गोइंग टू पनिश यू। सही कर रहे हैं तब भी सही कर, गलत कर रहे तब भी कोई झंझट ही नहीं है, कोई टेंशन पालनी ही नहीं है आपको, सब कुछ आपके लिए बड़ा ही सरल है। देन यू यूज दिस फ्रेज, बॉब्स योर अंकल। कोई भी काम जो आपको इजी लगे, जैसे कोई कहे चाय बनाना कितना सरल काम है, थोड़ा सा पानी रखिए, कुछ टी लीव्स डालिए, एड सम शुगर एंड बॉब्स योर अंकल। कोई कह रहा है कि मेरे घर आना, बड़ा ही सिंपल है, जस्ट ओपन द गूगल मैप एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, बॉब्स योर अंकल। इस एग्जाम को पार करना बहुत सरल है, रिवाइज ऑल द चैप्टर्स बिफोर यू अपीयर इन एग्जाम एंड बॉब्स योर अंकल। तो कुछ भी जो आपको बड़ा ही इजी लगे तो वहां आप बोल देते हैं बॉब्स योर अंकल। अब यही फ्रेज एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछी गई, ये देखिए, जस्ट एड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता। अपने पास्ता में थोड़ा सा चीज ऐड करी एंड बॉब्स योर अंकल, सब कुछ बन जाएगा सर, जो चाहते हैं वैसा हो जाएगा। बन गया, सिंपल। इट बिकम्स इजीली एंड क्विकली अचीवेबल। जो चीज बड़ी ही सरल है आपके लिए, उसको क्या कहते हैं? बॉब्स योर अंकल। एक बड़ी ही खास फ्रेज है, कज़ल वांस ब्रेन। इसको जब आप पढ़ेंगे तो डी को साइलेंट कर देंगे, कज़ल बोलेंगे, कडजल नहीं बोलेंगे या कुछ और नहीं बोलेंगे। कज़ल वांस ब्रेन, इंपॉर्टेंट फ्रेज है सर। इसका मतलब होता है टू थिंक हार्ड, किसी चीज पर बहुत गहराई से विचार करना, ये इसका मीनिंग है। सीखेंगे कैसे? ये आप देख रहे हैं पेन है, कज़ल एक प्रकार की छोटी सी बड़ी सी कैसी भी एक स्टिक होती है, लाठी को छड़ को कहते हैं, ठीक, जिसका इस्तेमाल कई बार पीटने के लिए ही किया जाता है, ठीक। तो कज़ल वांस ब्रेन में जैसे मैंने ये पेन लिया और मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे ऐसे, क्या था ये जो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं, या तो मैं अपने सिर के जुए मार रहा हूँ, जो कि नहीं है खैर, या तो मैं ऐसे ऐसे ना जोर दे के मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या था उसका नाम? हाँ, शुभम नाम था उसका। हाँ, कौन सी गाड़ी थी वो? एमजी हेक्टर थी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड टू कज़ल योर ब्रेन, मतलब तो थिंक हार्ड, थिंक डीप, कुछ रिकॉल करने की कोशिश करना। ये एक मेटाफर है और इसको रिलेट किया जाता है कि जैसे कि आप किसी को पीटते हैं ना, तो पीटते हैं तो वो सच बताता है। पुलिस क्या करती है? किसी को पीटती है तो बताता है कि क्या सही है। सिमिलरली आप अपने दिमाग को ऐसे से करते हैं ना, कभी कभी ऐसे से पीटते हैं, ऐसे से पीटते हैं तो वो सच उगलता है, बोलता है, ऐसे से पीटते हैं। तो व्हेन यू कज़ल योर ब्रेन, आप जैसे दिमाग को पीटते हैं या ऐसे से रगड़ते हैं, तो आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टू थिंक हार्ड, ट्राई रिकॉलिंग समथिंग, ट्राई recalling या getting something, remembering something, right? ये है to कज़ल वांस ब्रेन का मीनिंग। इसी से एक और फ्रेज बनती कज़ल से, टेक कज़ल फॉर और टेक कज़ल अगेंस्ट, लगभग ऐसा ही है, जिसमें टेक कज़ल फॉर का मतलब होता है किसी के लिए लाठी लेके खड़े हो जाना, कि किसी का समर्थन करना, एंड टेक कज़ल अगेंस्ट का मतलब हो जाता है किसी के खिलाफ लाठी लेके खड़े हो जाना। हो सकता है टेक की जगह पर कोई और वर्ब आती है, लेकिन कज़ल फॉर, कज़ल अगेंस्ट तो मुझे याद है कि ऐसा होता है। तो कज़ल वांस ब्रेन, टू थिंक हार्ड, याद करना कि क्या हुआ था। लूज योर मार्बल्स, एक शानदार फ्रेज है, लूज योर मार्बल्स। जानते हैं इसका क्या मीनिंग? लूज योर मार्बल्स, देखिए, लूज योर मार्बल्स, इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है?
मार्बल्स कंचों को कहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, गोलियां, कंचे जिनको आप कहते हैं। तो जैसे कि बहुत बहुत ज्यादा क्रेज होता है, बहुत ज्यादा अपनापन होता है बच्चों में उन कंचों को लेकर के। एक भी कंची खो गई तो आदमी ढूंढता रहता है बहुत ज्यादा, किसी को देगा नहीं उन कंचियों को, ऐसे जेब में रखे रहेंगे, हिलाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, देंगे नहीं किसी को। इकट्ठा करते हैं, बोतलों में बच्चे भरते हैं। आप सबने खेले होंगे, मैंने तो खैर खेले हैं अपने बचपन में। तो कोई उन कंचों को देना नहीं चाहता सर किसी को, और अगर किसी के कंचे ये खो जाए तो फिर पगलाने जैसी स्थिति आ जाती ना, फिर अरे यार कहाँ गए, ढूंढना शुरू, फिर खाना वाना नहीं खाएंगे, रोना धोना शुरू, गुस्सा आएगी, पता चलो उसने चुरा लिया तो लड़ाई भी हो जाए फिर तो इस बात पे। तो टू गो इनसेन इसका मतलब होता है। तो अगर किसी के मार्बल्स खो जाते हैं, किसी के कंचे खो जाएंगे, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा फिर गुस्सा आ सकता है उसको, बहुत ज्यादा वो पैनिक हो सकता है, बहुत ज्यादा वो एबनॉर्मल होगा, मतलब बहुत गुस्सा आएगा, खराब लगेगा उसे, यार क्यों खो गए मेरे, मुझे चाहिए कंचे, मेरे चाहिए मतलब चाहिए। तो गो इनसेन हो जाए, राइट। टू हैंडल स्ट्रेस नहीं, टेंशन को हैंडल नहीं करना, पेशेंट धैर्यवान नहीं, उल्टा अगर इम्पेशेंट होता यहाँ तो हम उसे लगा सकते थे। लोअर डाउन एंगर, गुस्से को कम नहीं करना, मार्बल्स खो जाएंगे तो गुस्सा बढ़ जाएगा सर, गुस्सा बढ़ जाएगा। तो टू lose one's marbles means to go insane, to get crazy, to be impatient. नंबर 8, एक बड़ा ही शानदार इडियम है आपके सामने, at one's elbow. At one's elbow, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? इसका मीनिंग है बहुत करीब होना, किसी के बहुत करीब होना। नेक्स्ट टू समवन इसका आंसर हो जाएगा। फार अवे मतलब दूर, तो ये इसका मीनिंग नहीं। स्ट्रॉन्ग ग्रिप, कस के पकड़ के रखना, वो भी नहीं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आपस में तालमेल बहुत बढ़िया, वो भी नहीं। फिजिकली जब आप किसी के बहुत करीब है, किसी चीज के या किसी व्यक्ति के बहुत करीब है, तो ये इसका मीनिंग हो जाता है। नेक्स्ट टू समवन, बिसाइड समवन, वेरी क्लोज टू समवन। मीनिंग याद कैसे रखेंगे? ये जो आपकी कोहनी है, इसी को एल्बो कहते हैं। सर आप नॉर्मल पोजीशन पे आप बैठे हो तो आपकी कोहनी यहां है, दूर, ऐसे है, ऐसे है, दूर है, ये आपके शरीर के करीब है। ये जो आपका पेट का हिस्सा है, इससे टच ही तो होती है आपकी कोहनी। तो कोहनी आपके शरीर के करीब में होती है कि कोहनी आपके शरीर के दूर में होती, बताइए आप बताइए। जो आपका अपर पार्ट है बॉडी का, कोहनी उसके करीब में ही तो होती है, तो किसी के करीब में होना। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि बच्चा बहुत डरा हुआ था, तो ही वाज सिटिंग एट हिज मदर्स एल्बो, एट हिज मदर्स एल्बो। जैसे कि मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूं, तो मैं डिक्शनरी को हमेशा अपने पास रखता हूं। सो आई कीप अ डिक्शनरी एट माई एल्बो बिकॉज आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश। कोई महिला है, वो किचन में खाना बनाने की बड़ी शौकीन है, अच्छे अच्छे पकवान, नए नए पकवान बनाना चाहती है, तो शी कीप्स अ बुक जिसमें कैसे कैसे चीजों को रेडी किया जाता है, हाउ टू कुक फूड, तो वो सारी बातें उसमें दी हुई है। तो शी कीप्स दैट बुक एट हर एल्बो, शी कीप्स दैट बुक एट हर एल्बो। तो एट वंस एल्बो का क्या मीनिंग हुआ? किसी के बहुत करीब होना। अ फ्लाई ऑन द वॉल, एक बड़ा ही शानदार इडियम है आपके सामने। अ फ्लाई ऑन द वॉल मतलब दीवार पर एक मक्खी है। इस इमेज को देखिए, ये दो लोग हैं, संभवतः एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे हैं, और ये इनके पीछे दीवार है, उस दीवार पे ये मक्खी है। सर जब आप बातें करते हैं आपस में, तो दीवार पर अगर कोई मक्खी होती तो क्या आप इस बात का ध्यान रख पाते हैं कि वो मक्खी हमारा कन्वर्सेशन सुन रही है? शी इज अ पार्ट ऑफ आवर कन्वर्सेशन, वो एक्टिव लिसनर है, हालांकि हम उसे नहीं नोटिस कर पा रहे हैं। तो बेसिकली फ्लाई ऑन द वॉल वो व्यक्ति है जो ऑब्जर्व कर रहा है व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग, लेकिन हम नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि वो ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, मक्खी साहब देख रही है कि ये लड़का लड़की आपस में क्या करने जा रहे हैं या क्या बातें करेंगे, लेकिन ये लड़का लड़की नहीं जान रहे हैं कि इनका जो प्रेम प्रसंग है या जो कन्वर्सेशन है वो मक्खी को दिख रहा भी है और कानों से सुनाई भी पड़ रहा है। तो एक अननोटिस्ड ऑब्जर्वर है, एक अननोटिस्ड गेस्ट है जिसको आप नोटिस नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो फ्लाई है, छोटी सी है, दीवार पे मक्खी बैठी। कौन जान पाता है कि दीवार पे मक्खी बैठी और वो कुछ देख रही या कुछ वो सुन रही है, राइट? सो एन अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो चीजों को नोटिस कर रहा है लेकिन वो अनपरसीव्ड है, यानी कि आप जान नहीं पा रहे हैं कि वो कुछ नोटिस भी कर रहा है। तो फ्लाई ऑन द वॉल का ये मीनिंग है। एग्जाम्पल भी है, डोंट बी अ फ्लाई ऑन द वॉल जस्ट टू अम्यूज योरसेल्फ, यू नो समटाइम्स it hurts a person
quite when you hear his conversation without being allowed to do so. कहा जा रहा है don't be a fly on the wall, क्योंकि कई बार ये एक व्यक्ति को बड़ा खराब लगता है कि उसकी मर्जी के बगैर किसी ने उसकी बात सुनी, उसका वीडियो बना लिया. So don't be a fly on the wall. ये सब करना ठीक बात नहीं है. सीक्रेट तरीके से आप चीजों को फॉलो कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड. सो डोंट बी अ फ्लाई ऑन द वॉल. ये था इडियम. मुझे उम्मीद है समझ में आया. एक बहुत ही बढ़िया इडियम है आपके सामने, इन द सेम बोट. इन द सेम बोट. और कभी कभी इसे बोलते हैं सेल इन द सेम बोट. सेल का मतलब ही होता है समुद्री यात्रा करना, जहाज पे बैठना, चलना या नाव चलाना, हाँकना. सेल, सेल इन द सेम बोट. इसका मतलब है कि दो लोग एक ही नाव पर सवार है. यही तो मतलब है, दो लोग एक ही नाव पर सवार है, यानी कि दोनों लोगों की स्थिति एक जैसी है. ठीक, ये इसका मीनिंग है. लेकिन वो एक जैसी स्थिति है कैसी? नकारात्मक है, खतरनाक है, चाहे वो आर्थिक तंगी हो, सर कैसी भी तंगी हो. सेल इन द सेम बोट का मतलब होता है एक जैसी विषम परिस्थितियों में होना. विषम कहां से आया? समझिए सर, नाव की प्रॉपर्टी क्या है सर? नाव पानी में हिलती डुलती रहती, पता नहीं कब पलट जाए. आप ध्यान से देखिए, ये देखिए, ये एक नाव देखिए पलट रही है, और ये तीन लोग एक नाव पर सवार हैं. ये भी आप डरेंगे यार, उनकी नाव पलट गई है और हम भी एक ही नाव पर सवार हैं, कहीं हमारी नाव भी पलट जाए. तो नाव की प्रॉपर्टी है ना कि वो शांत जल तक तो ठीक है, जरा सी हवाएं तेज चलेंगी, तूफान जैसा आएगा तो वो कभी भी पलट जाएगी. तो नाव पे सवार होने में अनसर्टेनिटी बनी ही रहती. ये देखिए, दो लोग नाव पर सवार हैं और ये हल्का फुल्का जो है तूफान जैसा लग रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं. तो ये देखिए, इनके चेहरे के होश उड़े हुए, डर रहे हैं. ये देखिए ना, ऐसा लग रहा है नाव इनकी पलट जाएगी कहीं पर. तो नाव की प्रॉपर्टी है कि वो ऐसे हिलती डुलती रहती है और कभी भी पलट सकती. इट कैन कैप्साइज, टर्न अपसाइड डाउन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो इफ यू आर सेलिंग इन द सेम बोट विद अदर पर्सन, तो बोथ ऑफ यू आर शेयरिंग द सेम काइंड ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स. ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है. होपफुली समझ में जरूर आया होगा आपको. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है आपको इसे रिप्लेस करना है. इत्तेफाक से ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, इट्स एन इडियम बाय लीप्स एंड बाउंड्स. इट्स अ वेरी पॉपुलर इडियम, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, या कई बार इन लीप्स एंड बाउंड्स भी हो जाता है. इन लीप्स एंड बाउंड्स या बाय लीप्स एंड बाउंड्स. इसका मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना, मतलब बहुत तेजी से ग्रो करना, जिसको कह सकते हैं ना. हाँ, जैसे इंडिया के एक बिजनेसमैन है अडानी जी, उन पे आरोप भी लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं. तो हिज कंपनी, हिज नेटवर्थ, हिज बिजनेस, एवरीथिंग इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स. एवरीथिंग इज ग्रोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स. बहुत तेजी से तरक्की करना. मीनिंग को समझेंगे कैसे? लीप, ये आदमी जो छलांग लगा रहा ना, इसी को लीप कहते हैं सर. ये ऐसे पैर ऐसे फैलाइए, इसी को क्या कहेंगे आप? लीप कहेंगे. तो जब आप लंबी लंबी छलांग लगा रहे हैं, बाउंड्स बाउंड्री से बनता है, मतलब नई नई बाउंड्रियों को लांग रहे हैं आप बाय लीप्स एंड बाउंड्स. खूब लंबी लंबी छलांगे लगा रहे हैं, बहुत सारी बाउंड्रीज को लांगते चले जा रहे हैं. इसका क्या मतलब है? क्या बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं. यू आर ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट रेट. क्या हो जाएगा? स्लोली एंड ग्रेजुअली. ये क्यों होगा? हरीडली क्यों होगा? हड़बड़ाहट में. फुल ऑफ स्पीड एंड एक्साइटमेंट, वेरी क्विकली हो जाएगा. देखिए ना, हेल्थ क्लब मेंबरशिप हैज ग्रोन. हेल्थ क्लब मेंबरशिप की जो मेंबरशिप है बहुत तेजी से बढ़ी है आफ्टर द पैंडेमिक. बढ़ी है ना सर, हैज ग्रोन क्विकली. बढ़ी तो वहां लिखा ही है बाय लीप्स एंड बाउंड्स में, उस रफ्तार को लिखिए वेरी क्विकली, वेरी फास्ट. समझ में आ गया ना? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बहुत बड़ी बड़ी छलांग लगाना, बहुत तेजी से ग्रो करना. आपके सामने एक अच्छा इडियम है, स्टेयर क्लियर ऑफ. स्टेयर क्लियर ऑफ. ये जो स्टेयर आप देख रहे हैं ना, आप गाड़ी जब चलाते हैं तो उसमें स्टीयरिंग होती है, गोल गोल स्टीयरिंग, उसको स्टीयरिंग बोलते हैं. उसी का ही वर्ब फॉर्म से स्टीयर है. स्टीयर क्लियर ऑफ का मतलब होता है बच के रहना, अवॉइड करना किसी ऐसी चीज को जिसके आने से आपको लॉस हो सकता है. मतलब दूर रहना, अवॉइड करना, बचना. ये इसका मीनिंग है. आप इस मीनिंग को समझेंगे कहां से? बेसिकली ये गाड़ी को चलाने से ही आया है.
गाड़ी चलाते समय जैसे कि मान लीजिए कोई पत्थर है या कोई भी ऐसी चीज है जिससे आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है, तो आप गाड़ी चलाते समय स्टीयरिंग को ऐसे कर लेते हैं ना, दूर से निकालते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, दूर से निकालते हैं. सो यू स्टीयर क्लियर ऑफ दैट स्टोन, या यू स्टीयर योर कार क्लियर ऑफ दैट स्टोन. समझ रहे हैं ना? तो स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब दूर से निकालो ताकि डैमेज ना हो, ताकि नुकसान ना हो. तो सेव योर सेल्फ, अवॉइड समथिंग टू हार्म यू. इस तरीके से इस इमेज को देखिए, कोई किसी को सिगरेट ऑफर कर रहा है और वो रोक रहा है उसको. सिर्फ वो रोक नहीं रहा बल्कि वो किसी हार्मफुल या किसी एडिक्शन में पड़ने से अपने आप को बचा रहा है. तो उन चीजों से अपने आप को दूर रखना जिनका हिस्सा बनने से आपको नुकसान हो सकता है. अगर वो सिगरेट पिएगा तो उसकी हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा वो. तो अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस फॉर यू. किसी व्यक्ति को या किसी चीज को अवॉइड करना बिकॉज दे आर डेंजरस फॉर यू, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं. ये है इस इडियम का मीनिंग. मुझे उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा आपको. एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने इडियम्स की कैटेगरी से, और वो इडियम है वेंट पेयर शेप्ड. वेंट एक वर्ब है, तो इसका मतलब है कि इसका जो ओरिजिनल फॉर्म होगा वो क्या होगा, गो पियर शेप्ड, क्योंकि वेंट सेकंड फॉर्म है ना. तो गो पियर शेप्ड इस इडियम का क्या मीनिंग होता है? वैसे ये नया इडियम है, कम पढ़े होने की पॉसिबिलिटी है इसमें. गो पियर शेप्ड का मतलब होता है जब चीजें बिगड़ जाए. क्या बिगड़ जाए मतलब वो ठीक ना लगे या ठीक ना रहे. आई मस्ट टेल यू दैट इट ऑल वेंट पियर शेप्ड आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडिल. जब तुमने मीटिंग को बीच में छोड़ दिया तो सब गड़बड़ गड़बड़ सा हो गया था, सब स्पॉइल सा हो गया. तो क्या कहोगे सर? बिकेम वेरी इंटरटेनिंग, सब मजेदार हो गया? नहीं. बिकेम ट्रैजिक, भयावह हो गया कुछ हद तक. टर्न्ड आउट फाइन मतलब अच्छा निकला, बढ़िया रहा? नहीं, ये भी नहीं. वेंट टेरिबली रॉन्ग मतलब बहुत सारा सब कुछ गलत हो गया, तो ये भी हो सकता है. तो वैसे तो भयावह ना करिए, ट्रैजिक ना करिए, सब गलत हो गया ये करिए. तो ऑप्शन नंबर 4, when something doesn't work, when something goes wrong पूरी तरीके से, उसको कहते हैं गो पियर शेप्ड. अब आप इसे याद कैसे करोगे? पियर हिंदी में इसे नाशपाती बोलते हैं. तो एक तो हिंदी से याद की नाशपाती. वैसे तो नाशपाती का मीनिंग बड़ा सकारात्मक है. नाशपाती वो फल है जो दुनिया भर की बीमारियों का नाश करती है आयुर्वेदा में. लेकिन आप हिंदी में और इस इडियम का मीनिंग समझने में कहिए कि नाशपाती जो सब नाश करते हैं, नाशपाती जो सब नाश करते हैं. राइट? तो जो चीज सब कुछ बिगाड़ दे, है ना, स्पॉयल सा कर दे वो. दूसरा ओरिजिनल या दूसरा भी एक तरीका है समझाने का, वो देखिए. सर नाशपाती का शेप ऐसे होता है, ऐसे करके समझ रहे हैं ना, ऐसे करके बनता जाकर. मतलब पहले वो थोड़ा सा सुराही टाइप का या ऐसा निकला हुआ होगा, ऐसे जाके वो ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे ऐसे. मतलब अब तो नहीं बन रहा बिगड़ ही गया सर. ऐसे करके बन जाता, मतलब यहां भी निकल जाता. ये ज्यादा सटीक है. ऐसे ऐसे बन जाता. तो इसी से काम चलाइए, वरना फिर डिजाइनिंग का कोर्स पहले मुझे करना होगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा. सर आप जो बलून फुलाते हैं, बलून गैस उसमें डालते हैं, तो आप चाहते हैं कि बलून राउंड हो. कैसे चाहते हैं ना, गुब्बारा ऐसे ऐसे राउंड गोल गोल चाहते हैं. कभी कभी आप जब बलून फुलाते हैं तो ऊपर का हिस्सा सिलेंडर टाइप का बन जाता है, सिलेंडर टाइप का ऐसा बन जाता है, और नीचे वो फूलता है. जब ऐसा वो होने लगता है तो हम उसको तुरंत रोकते हैं, हवा निकालते हैं, ऐसे उसको खींचते हैं या ऐसे ऐसे प्रेस करते हैं. ऐसे खींचते हैं उसको ताकि हवा सही से सब जगह फैल जाए, या उसको ऐसे से प्रेस करते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है ये वाला इधर भी आ जाए, गोल हो जाए, या हवा निकालते हैं. तो जब हम बलून फुलाते हैं और वो नाशपाती के टाइप का फूलने लगता है, तो हम तुरंत उसको समझते हैं कि गड़बड़ हो गया. क्या हो गया? गड़बड़ हो गया. तो बस यहां से भी याद रख सकते हैं, और चाहे तो यहां से भी याद रख सकते हैं. तो इफ समथिंग गोज रॉन्ग, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, गो पियर शेप्ड इसको कह सकते हैं. आई होप समझ में आया होगा आपको. एक अच्छा क्वेश्चन है ईडियम की कैटेगरी से. आ स्टॉर्म इन अ टी कप. स्टॉर्म का मतलब तो तूफान है, भूकंप जैसा है, चक्रवात है.
टी कप मतलब चाय का कप। तो चाय के कप में चाय होती, चाय एक तरीके से लिक्विड होता है। तूफान नदियों में, समुद्रों में आता ही रहता है, राइट। लेकिन समुंदर में आएगा ना तूफान, तो वो समझ में आता है कि हाँ तूफान आया होगा। अब वो तूफान आ कहाँ रहा है? चाय की कप में। ये देखिए, चाय की कप में तूफान आ रहा है। मतलब ये तो बड़ी अनरियलिस्टिक बात हुई ना। जरा सी बात का बवाल बना दिया आपने, बात का बतंगड़ बना दिया है। समुद्र में तूफान आता है, सुनामी आती है, तो वो एक जेन्युइन फैक्ट हो सकता है। लेकिन कप में तूफान आ रहा है, इसका मतलब है कि बात है नहीं, सिर्फ तूफान बना दिया गया उसको। बात जैसी बात कोई है नहीं, मुद्दा है नहीं, इसको सीरियसली बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ पहाड़ खड़ा कर दिया गया, वो भी राई का, राइट। तो लॉट ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अ स्नेक इन द ग्रास एक इंपॉर्टेंट इडियम है, बहुत पॉपुलर भी है। कहते नहीं आस्तीन का सांप, स्नेक इन द ग्रास, हिंदी में इसी को कहते हैं हम आस्तीन का सांप। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसपे आपने भरोसा किया था कभी, द पर्सन यू हैड ट्रस्ट ऑन, लेकिन उस व्यक्ति ने आपको चीट किया बाद में जाकर के। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं इडियम में? अ स्नेक इन द ग्रास। ऐसे एक अ डिसेटफुल पर्सन, डिसेट बनता है सर डिसीव से, डिसीव का मतलब होता है चीट करना। तो डिसेटफुल पर्सन जो चीट करे। टिमिड पर्सन का मतलब है जो कायर है, डरपोक है। वेल्दी का मतलब जो बहुत अमीर है। टॉकेटिव होने का मतलब जो बहुत ज्यादा बातूनी है, बातचीत करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? स्नेक इन द ग्रास का अ डिसेटफुल पर्सन, आस्तीन का सांप, एक धोखेबाज व्यक्ति। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। टेट फॉर टैट एक बढ़िया इडियम है, वैसे बड़ा पॉपुलर भी है ये इडियम। टेट फॉर टैट, टेट फॉर टैट कहते नहीं कि जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। मतलब किसी ने अच्छा किया तो बदले में आप अच्छा करेंगे उसके साथ, किसी ने गलत किया है आपके साथ तो बदले में आप उसके साथ भी गलत करेंगे। अच्छा, वैसे तो जैसे को तैसा के ये दोनों ही मीनिंग है। अच्छा किया तो अच्छा आपने भी किया, सामने वाले ने गलत किया तो आपने भी गलत जवाब दिया। लेकिन गौर करिए, आप जैसे को तैसा ये फ्रेज इस्तेमाल कब करते हैं? जब सामने वाला व्यक्ति आपके साथ कुछ अच्छा करता है, आपकी हेल्प करता है, आपका फेवर करता है, तब ये फ्रेज बोलने का मौका मिलता है आपको। या तब जब किसी ने आपको चीट किया, धोखा दिया, परेशान किया और आपने उससे बदला ले लिया, तब कहते हैं जैसे को तैसा। गांव में एक कहावत है कि जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच। समझ रहे हैं ना? पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, जैसे को तैसा। यहां नेगेटिव ही है ये, काउंटर अटैक इसको बोलेंगे सर। क्योंकि जैसे को तैसा बोलने का मौका तभी मिल रहा है जब सामने वाले व्यक्ति ने आपको हर्ट करने की कोशिश की या हर्ट किया और आपने बदले में उसको 2 गुना हर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड टेट फॉर टैट, जैसे को तैसा। प्रिपेयर फॉर लीव नहीं, जिसका मतलब होता है जाने के लिए तैयार। वाइल्ड गेस मतलब बेतुका गेस। गो स्मूथली जिसका मतलब है आसानी से चीजें चल रही हो। काउंटर अटैक जवाबी हमला, जवाबी कार्रवाई। होपफुली समझ में आया होगा आपको। एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है इडियम्स की कैटेगरी से। बताना है आपको अ हेयर्स ब्रेथ, इस इडियम का क्या मीनिंग होता है। इत्तेफाक से आपके सामने एग्जाम्पल भी दिया है तो कुछ सरल हो सकता है। शी वॉज विद इन अ हेयर्स ब्रेथ ऑफ विनिंग। मैंने समझाने के लिए इस इमेज को भी इंसर्ट किया है। ध्यान से देखिए, इसमें 2 लड़के दौड़ रहे हैं, इनके बीच का फासला देखिए बहुत कम है, बहुत कम है ना। ये ज़रूर सेकंड है और ये फर्स्ट है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के बीच का गैप कितना है? बहुत कम है। सर यही है हेयर्स ब्रेथ का मीनिंग, जिसको आप मिनिमम कहते हैं, ना के बराबर। नैरो मार्जिन इसका मीनिंग होता है। मतलब वो जीतने के बिल्कुल करीब था, बिल्कुल कगार पे था, बस जीतने ही वाला था। अब जीता नहीं जीता वो एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत करीब था। समझ रहे हैं? इसको याद कैसे करेंगे? ये देखिए बाल बना दिए मैंने। मान लीजिए सर बालों की प्रॉपर्टी क्या है?
उनकी प्रॉपर्टी उनका कलर हो सकता है, उनकी शाइन हो सकती है। इवन बालों की प्रॉपर्टी उनकी लेंथ भी हो सकती है। क्या बालों की प्रॉपर्टी उनकी मोटाई, उनकी ब्रेथ हो सकती है? ब्रेथ का मतलब मोटाई से है। पहली बात से बालों की कोई मोटाई नहीं होती, बाल तो बहुत पतले होते हैं ना। तो ब्रेथ हेयर की कितनी है आप देखिए ना, माइक्रोस्कोप से देख लीजिए इसको, कितनी है देख लीजिए, बहुत हल्की, ना के बराबर। देख रहे हैं ना आप कितनी है, बहुत जरा सी, बहुत जरा सी। इसी को कहते हैं हम क्या, नैरो मार्जिन। सर जिस प्रकार बाल की चौड़ाई होती ही नहीं है सर, मानिए तो, या ना के बराबर होती है, ठीक उसी प्रकार नैरो मार्जिन, यही हेयर्स ब्रेथ का मीनिंग हो जाएगा, ना के बराबर अंतर। आई होप समझ में आया होगा आप सभी। एक अच्छा इडियम है ग्रीस समवन्स पाम। ग्रीस समवन्स पाम बहुत ही पॉपुलर इडियम है। इसका क्या मीनिंग हो सकता है? इसका मीनिंग है किसी को रिश्वत देना। ये इमेज देखिए, इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब हाथ मिला रहा है तो एक दूसरे को रुपए भी दे रहा है। टू ऑफर ब्राइब, टू ऑफर ब्राइब, ये आंसर हो जाएगा। ब्राइब समवन, किसी को घूस देना या घूस पेश करना, ये इसका मीनिंग है। मीनिंग तो आप जान गए, ग्रीस समवन्स पाम का मतलब है किसी को घूस देना। सीखेंगे कैसे? पाम बोलते हैं हथेली को। ग्रीस एक प्रकार का ऑइंटमेंट होता है जो लगाया जाता है, लुब्रिकेशन होता है उसमें। ग्रीस गाड़ियों में, पहियों में लगा दिया जाता है ताकि मूवमेंट जो है स्मूथ हो जाए। अब आप समझिए, पाम मतलब हथेली। हथेली पर कोई चीज ले करके अगर मली जाए, ध्यान से समझिएगा, हथेली पर कोई लिक्विड ले करके अगर मला जाए तो कुछ देर के बाद हथेली गर्म हो जाएगी। सोचिए, कुछ देर के बाद अगर हथेली पर कोई लिक्विड ले करके मसाज की जाए, मला जाए, तो कुछ देर के बाद हथेली गर्म हो जाएगी। कहते भी तो हैं सर जरा हाथ गर्म कराओ तो फिर कुछ काम किया जाए। तो हथेली हाथ ही तो है, तो हथेली गर्म करो थोड़ा सा, हथेली पर कुछ 2-4 हज़ार रुपए रखो, हथेली गर्म हो थोड़ा सा। अभी बहुत ठंड है, हाथ नहीं काम कर रहे हैं कहते हैं लोग ऐसे, तो थोड़ा हथेली को गर्म करो। तो जब आप पाम को ग्रीस करोगे तो अपने आप जो है हथेली गर्म हो जाएगी। और हथेली को गर्म करने का इनडायरेक्ट वे में रिलेशन किससे है? किसी को घूस ऑफर करना, ब्राइबरी के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप। एक बहुत ही शानदार ईडियम है, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, क्या इसका मीनिंग हो सकता है? आप इस इमेज से देखिए, हाँ, एक माँ है, उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ रखा है। एक बाप है, उसने अपने बच्चे का हाथ पकड़ रखा है। माँ और बाप दोनों ने बच्चों का हाथ पकड़ रखा है। ये माँ और बाप ने जो बच्चे का हाथ पकड़ रखा है, क्या ये माँ और बाप बच्चे का हाथ छोड़ भी सकते हैं कभी? माँ बच्चे का हाथ छोड़ भी सकती है क्या? माँ बच्चे का हाथ छोड़ भी सकती है? बाप बच्चे का हाथ छोड़ सकता है क्या? नहीं। इसी को कहते हैं सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा किया जा सकता है इन टाइम्स ऑफ नीड। देखिए सर, हाँ, इन टाइम्स ऑफ नीड आप अपने घर में किसी भतीजे को, भतीजी को, या छोटे भाई को, या नेफ्यू नीस को, या कल को अपने बच्चों को गोद लेंगे, तो जब दोनों हाथों से उन्हें गोद लेंगे तो वो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स होंगे ना, क्योंकि आप उन्हें छोड़ेंगे थोड़ी ना, गिराएंगे थोड़ी ना। तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति खास तौर पे जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। आप उसके पास होकर या उसके साथ होकर अपने आप को सेफ, कंफर्टेबल महसूस करेंगे। ठीक, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली। अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड इन टाइम्स ऑफ नीड, भरोसे का आदमी, भरोसेमंद आदमी। ठीक, दोनों हाथों से किसी चीज को उठाया और गिरने नहीं दिया, तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स हो गया। द कंट्री इज इन सेफ पेयर ऑफ हैंड्स सिंस बीजेपी केम टू पावर। द पार्टी इशूड अ स्टेटमेंट। देखिए, मेरा स्टेटमेंट नहीं है सर, मैं पॉलिटिकल बातों को इस तरीके से सामने नहीं रखूंगा, इसीलिए मैंने साथ में लिखा है कि पार्टी ने एक स्टेटमेंट जारी करके ये बात बोली कि जब से बीजेपी पावर में आई है, देश जो है वो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी कि सुरक्षित हाथों में है। वी हैव वन मोर एग्जांपल, लेट्स रीड इट। आवर सन इन लॉ शावर सो मच ऑफ लव ऑन आवर डॉटर। हमारे जो बहनोई साहब हैं, नहीं दामाद जी हैं, वो हमारी बच्ची से बहुत प्यार करते हैं, बहुत
अपनापन है उनके मन में। वी कैन बी अश्योर्ड नाउ, अब हम इस बात को लेकर अश्योर्ड हो सकते हैं दैट शी इज इन द सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, वो सुरक्षित हाथों में है एक तरीके से। तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स मतलब टू बी इन सेफ हैंड्स। आई होप। एक बड़ी ही पॉपुलर और इंपॉर्टेंट फ्रेज है लेट डाउन। पॉपुलर बहुत है सर, हाँ, सिंपल भी आप इसे कह सकते हैं। बाकी ये फ्रेज रियल लाइफ में यूज बहुत ज्यादा की जाती है। लेट डाउन का मतलब होता है किसी को निराश करना एक तरीके से, टू डिससैटिस्फाई, मनोबल तोड़ना किसी का, डिसअपॉइंट करना एक तरीके से। ये देखिए लिखा है ना, टू फेल और डिसअपॉइंट। लोग प्रॉमिस करते हैं, आई प्रॉमिस यू मामा दैट आई वुड नेवर लेट यू डाउन अगेन। मैं आपसे वादा करता हूं मामा कि दोबारा मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आई वुड नेवर लेट यू डाउन अगेन, मैं दोबारा कभी आपको निराश होने नहीं दूंगा। तो टू लेट डाउन समबडी का मतलब है टू डिसअपॉइंट द पर्सन, टू डिसअपॉइंट द पर्सन, लेट डाउन करना है ना, निराश करना, दुखी करना, डिसअपॉइंट करना। वी हैव एग्जांपल्स, लेट्स रीड देम। I promise I won't let anyone down this time, said Mary to her mother. मैरी ने ये बात अपनी माँ से बोली, इस बार मुझे एक बार और पढ़ने का मौका दें, मैं इस बार किसी को भी निराश नहीं करूंगी। फिर ये देखिए दूसरा भी सेंटेंस है, पढ़िए। द लो क्रॉप ईल्ड्स, ईल्ड्स का मतलब होता है उपज, जिसको प्रोड्यूस कह सकते हैं। मस्ट हैव श्योरली लेट डाउन द फार्मर, ये जो फसल में पैदावार कम हुई है, निश्चित रूप से इसके चलते जो है किसान परेशान हुआ होगा, है ना, इसने जरूर किसान को निराश किया होगा। लो क्रॉप ईल्ड्स मतलब उपज बड़ी खराब हो गई, जिसके चलते दूसरा व्यक्ति जो है बड़ा दुखी हो गया। सो वी गॉट द आंसर, इट्स ऑप्शन नंबर 3, लेट डाउन, किसी को डिसअपॉइंट। एक ईडियम है हार्ड एंड फास्ट, बहुत टफ ईडियम नहीं है, काफी पॉपुलर है, सिंपल भी है। हार्ड एंड फास्ट ऐसे बोलते हैं ना कि नो हार्ड एंड फास्ट कंडीशंस, या देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट कंडीशंस, मतलब जो चीजें फिक्स्ड हैं, एक तरीके से फिक्स्ड होने के साथ साथ रिजिड हैं, जिसको आप सख्त कहेंगे कि ये हर हाल में इसका पालन करना ही पड़ेगा। जैसे कि वोट अगर आपको अपना डालना है तो अपने यहाँ पे प्रोविजन है ना, हार्ड एंड फास्ट प्रोविजन है दैट यू मस्ट बी 18 और अबव 18। तो जहाँ पर इसके बिना काम चलेगा ही नहीं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फॉलोड, टू बी ओबेड, टू बी टेकन केयर ऑफ, वहाँ आप बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट, मतलब होना ही चाहिए इस चीज़ को, तब जा कर के बात बनेगी। तो स्ट्रिक्ट हो सकता है, क्विक विटेड का मतलब तो बहुत ज़्यादा होशियार से है, अर्जेंट का मतलब जिस चीज की नितांत आवश्यकता, तुरंत आवश्यकता नहीं, ये भी नहीं। बैडली अफेक्टेड जिसका मतलब है कि बहुत ज्यादा प्रभावित, ये भी नहीं। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट होना, एक तरीके से कि इस चीज को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। जैसे कहा जा रहा है कि हार्ड एंड फास्ट कंडीशन है कि एडवांस रेंट जो है फर्स्ट 5 days ऑफ द मंथ में आ जाना चाहिए, ये हार्ड एंड फास्ट कंडीशन है। समझ रहे हैं ना? तो जो चीजें हर हाल में फॉलो की जानी चाहिए, विच मस्ट बी टेकन केयर ऑफ, उधर बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट। तो उसको स्ट्रिक्ट बोलना ज्यादा सही रहेगा, मतलब जो चीजें अवॉइड नहीं की जा सकती, अनअवॉइडेबल है एक तरीके से, उधर बोलते हैं हार्ड एंड फास्ट। आई होप समझ में आया होगा। आपके सामने एक बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है ईडियम्स की कैटेगरी से। एक ईडियम विन लॉरेंस, विन लॉरेंस क्या होता है इसका मीनिंग? इसका मतलब होता है जीत दर्ज करना, उपलब्धियां हासिल करना, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाना, बहुत कुछ अचीव करना, टू गेन ऑनर, अचीवमेंट, है ना, फेम, नेम, रेपुटेशन, इसको कहते हैं झंडे गाड़ देना, जिसको कहते हैं अपने नाम बहुत सारी उपलब्धियों को दर्ज कराना। दिस इज कॉल्ड टू विन लॉरेंस। अब इसे समझने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, लॉरेल वर्ड का मतलब ही होता है सर अकम्प्लिशमेंट,
आप गूगल करिएगा तो लॉरेल्स का मीनिंग ही निकल के आएगा, उपलब्धियां, योर अचीवमेंट्स। दूसरी बात है, लॉरेल्स एक पेड़ को कहते हैं, एक सदाबहार पेड़, एक हमेशा हरा भरा रहने वाला पेड़, एक ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियां बहुत चमकीली हुआ करती हैं, हमेशा हरी रहेंगी, शाइन करेंगी, वहां से आता है। अब जब मैंने विन लॉरेल्स को गूगल किया तो ये इमेजेस मुझे वहां दिखी। आप ध्यान से इन इमेजेस को देखिए। अक्सर कंपनीज, अक्सर इंस्टीट्यूट्स, अक्सर इंस्टीट्यूट्स जब लोगो बनवाते हैं अपना, तो ऐसा कुछ लोगो जो है देखने को मिलता है। इनफैक्ट ऐसा ही लोगो बिल्कुल एसएससी के भी में है, एसएससी का लोगो भी इसी के जैसा है। ये क्या है, एक तरीके से ये एक अचीवमेंट जैसा है। आप गौर करिए, ये जो आपको ये सब दिख रहे हैं, ये सब आप इसमें से किसी एक को उठाइए और किसी के सिर पर रख दीजिए, वो एक तरीके से रिबन का काम करेगा, मुकुट का काम करेगा, सजाने का काम करेगा। अब जैसे आप देखिए ना, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, इनके जब क्राउन पहनाया जाता है, ये क्राउन टाइप का है ना सर। क्राउन तभी तो पहनाया जाएगा जब किसी ने कुछ अचीव किया होगा। तो मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, इन कॉम्पिटिशन में क्राउन्स जब पहनाए जाते हैं तो वो इसी टाइप के ही तो क्राउन्स होते हैं, इसी टाइप का तो उनका डिजाइन होता है, या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा। आ गया ना समझ में? तो लॉरेल्स एक पेड़ का नाम है जिसकी पत्तियां सुनहरी होती हैं, गोल्डन टाइप की होती, गोल्डन कलर की होती, और हमेशा साल भर हरी रहती हैं। वहां से देखिए ये रिलेट कर सकते हैं। और लॉरेल का मीनिंग भी होता है अकम्पलिशमेंट। तमाम कंपनीज, तमाम इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग एसएससी के लोगों में ये सब बना रहता है, जो कि उपलब्धियों का ही प्रमाण है, ग्रोथ का ही प्रमाण है। तो विन लॉरेल्स मतलब अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स दर्ज कराना। लाइक टेक एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर रखे हैं। तो ही हैज वन लॉरेल्स इन द गेम ऑफ क्रिकेट। एग्जाम्पल देखिए, द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस इंदिरा गांधी वन लॉरेल्स इन पॉलिटिक्स। हाँ, उन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। आज भी उन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत सारी उपलब्धियां अपने नाम दर्ज कराई थी। अभी लेटेस्ट का एग्जाम्पल है, अभी अभी ऑस्कर्स 2023 के अवॉर्डीज का नाम अनाउंस हुआ, जिसमें इंडिया की तरफ से एक शॉर्ट फिल्म थी एलिफेंट विस्परर्स, उसको नॉमिनेट किया गया था और उसने अवार्ड भी जीता है सर। ये दूसरी दफा है जब इंडिया की तरफ से किसी सिनेमा को, किसी सिनेमेटिक अपीयरेंस को अवार्ड दिया जा रहा है। तो एलिफेंट विस्परर्स को अवार्ड दिया गया है, अकेडमी अवार्ड दिया गया, जिसे ऑस्कर्स भी बोलते हैं। तो ये अवार्ड मिलना किस बात का प्रमाण है? टू विन लॉरेल्स, उपलब्धियां हासिल करी है ना सर, झंडे गाड़ दिए हैं। आई होप आपको ये फ्रेज समझ में आ गया होगा। एक बड़ा ही शानदार फ्रेज है, बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ का मतलब है जब आप बाल बाल बच गए हैं, एक तरीके से कुछ भी आपने मैनेज किया है तो बहुत कम मार्जिन से मैनेज किया है। इवन अगर आप बचे भी हैं तब भी कम मार्जिन से बचे हैं। अगर आप जीते भी हैं तो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। मतलब जैसे किसी ने रेस कंप्लीट की 4 मिनट्स 25 सेकंड्स में और आपने कंप्लीट करी 4 मिनट्स 24 सेकंड्स में, तो आप जीते हैं, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड का गैप है। इसको कहते हैं बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। जब किसी भी चीज में गैप ना के बराबर हो, चाहे जीत में गैप हो चाहे हार में गैप हो। समझ रहे हैं ना? 2 पॉलिटिकल पार्टीज ने चुनाव लड़ा, एक ने 52 सीट्स जीती तो एक ने 50 सीट्स जीती। ये कितना कम फासला है। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ इसको कहते हैं। अब इस इमेज को देखिए सर, इस इमेज में देखिए कितने करीब से ये बॉल जा रही है ना। ये देखिए, ये देखिए कितने करीब से बॉल गई है। दिस इज कॉल्ड टू बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बहुत कम मार्जिन। अब मैं आपको इसे याद करने का तरीका बताता हूँ सर। ये आपके टीथ है, ये टीथ के ऊपर ये स्किन है, जिन्हें मसूड़े कहते हैं, गम्स कहते हैं। मुझे ये बताइए कि जो गम्स हमारे आपके दांतों के ऊपर होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनकी जो स्किन है वो कितनी मोटी होती है? टच करिए अपने दांतों को, बहुत मोटी स्किन होती क्या? बहुत पतली स्किन होती ना, बहुत हल्की स्किन होती। तो उतना पतला मार्जिन हो, उतना हल्का मार्जिन हो। संभवतः ये इडियम बॉक्सिंग से आया हुआ, जहां पर एक बॉक्सर दूसरे बॉक्सर के मुंह पे पंच मारता है
तो उसके दांत नहीं टूटते हैं, वो पंच जो है उसके दांतों के ऊपर जो स्किन है उसको टच कर जाता है। ओह माय गॉड, मैं तो बच गया, वरना मेरे दांत सब के सब टूट गए थे। तो मतलब वो पंच जो है दूसरे बॉक्सर के दांतों के ऊपर जो गम्स है, जो स्किन है, उस पे लगता है जाकर के, लेकिन दांत बच जाते हैं। एक एहसास होता है कि दांत टूटे, लेकिन टूटे नहीं। तो जब बहुत हल्का मार्जिन हो, बहुत कम मार्जिन हो, तब कहते हैं हम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। ऑप्शंस को देखते हुए बेयरली मैनेज टू स्केप हो जाएगा, क्योंकि लिखा है जो यूथ उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व था बच गया वो, लेकिन बहुत कम मार्जिन से। बेयरली मैनेज टू स्केप एक तरीके से, और बेयरली मैनेज टू स्केप। वी अवॉइडेड द डिफीट जस्ट बाय द स्किन ऑफ आर टीथ। हमने हार को टाला बहुत कम मार्जिन से। By the skin of her teeth, Neha was passed over for the post of reporter. Pass over का मतलब है to ignore somebody, नजरअंदाज कर देना। नेहा को पोस्ट ऑफ रिपोर्टर के लिए नजरअंदाज कर दिया गया, वो भी बहुत कम मार्जिन से नजरअंदाज कर दिया गया, मतलब बहुत क्लोज फाइट थी। तो ये था इडियम बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। आई होप। एक बड़ी ही पॉपुलर फ्रेज है रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, इस इडियम का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे, आपकी लाइफ का एक महत्वपूर्ण जरूरी दिन, जिसे आप हिंदी में ना ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं। सुना होगा ये शब्द आपने, ऐतिहासिक दिन। रेड लेटर, ये आया कहाँ से? हमारे आपके घरों में कैलेंडर्स होते हैं जिनमें डेट्स लिखी रहती हैं, 1 2 3 ऐसे करके, 4 5। कभी भी आप गौर करिए, मान लेते हैं कि जो डे 3 है उस दिन ना होली है, ठीक? तो गौर करिएगा कि जिस दिन होली होगी, उस दिन की तारीख 3 रेड में लिखी होगी। अपने घरों का कैलेंडर देखिएगा, जहां जहां फेस्टिवल्स होते हैं, मान लीजिए 15th ऑफ अगस्त है इंडिपेंडेंस डे, तो उसकी स्पेलिंग जो है, उसका जो कलर है ना, वो लेटर्स जो है वो रेड से होंगे सर। आप 25 दिसंबर को देखिए, रेड से लिखा होगा, क्रिसमस डे। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं कैलेंडर में, उनके लेटर्स को, उनके डिजिट्स को रेड कलर से ही दिखाया जाता है। ये एक सिस्टम है बहुत पहले से। हमारे आपके घरों की कैलेंडर्स हमेशा से ऐसे होते हैं। तो कैलेंडर्स में जो इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, जो फेस्टिवल्स की डेट्स होती हैं, उन सभी को रेड लेटर्स में लिखा जाता है। वहीं से ये फ्रेज आ गई रेड लेटर डे। तो इसको क्या बोलेंगे? रोज डे नहीं, वो तो फेब में आता है, आप सब जानते होंगे। मेमोरेबल डे हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिखा है। 15th August 1947 was a red letter day for all Indians who dreamed of and fought for free India. 15 अगस्त 1947 एक रेड लेटर डे था उन सभी भारतीयों के लिए जिन्होंने सपना देखा था फ्री इंडिया का, और जिन्होंने संघर्ष भी किया था फॉर फ्री इंडिया। Indeed, it was a red letter day. Every year when 15th of August comes, हम सब कितना खुश होते हैं ना, रियल सेंस ऑफ फ्रीडम हम फील करते हैं अपने आसपास। सो रीड बिटवीन द लाइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज। क्या मीनिंग है इसका, रीड बिटवीन द लाइन्स का? इसका मतलब होता है कि जब आप किसी बात को बहुत गहराई से सोचे, समझे, जाने, गौर से जब आप चीज़ों को देखें, उनका रिसर्च करें, उनका एनालिसिस करें, उन्हें रीड करें, मतलब ये है। होता ना कि एक आपने सामने से देखा तो लगा कि सब कुछ ठीक है, फिर आप जब अंदर गए, डिटेल में आपने उसका एनालिसिस किया तो लगा कि कुछ गड़बड़ है या कुछ कमी है। तो जो चीज़ें आपको ऐसे ना सुपरफिशियल तरीके से नहीं समझ में आती, जब आप बहुत डीप में जाते हैं, ढंग से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसी को कहते हैं हम रीड बिटवीन द लाइन्स। ये देखिए, इसका ये आंसर होगा, अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट सेड आउटराइट। उस बात को समझना जिसे साफ साफ कहा नहीं गया है। किसी के मन की बात जान लेना, भीतर की बात, अंदर की बात को जान लेना। इसे याद करने का एक तरीका है, आप रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो ये चौपाई लिखी, ये चौपाई लिखी, फिर ये चौपाई लिखी, फिर ये चौपाई लिखी।
जब हम इन चौपाइयों को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हम इनका मीनिंग नहीं जान पाते पर हल्का फुल्का जान पाते हैं। सर इन्हीं चौपाइयों के पेयर्स के बीच में इसका हिंदी अनुवाद लिखा रहता है, इसका मीनिंग लिखा रहता है। जब आप इस मीनिंग को पढ़ेंगे, इस हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि ऊपर की चौपाई का या ऊपर की चौपाइयों का क्या अर्थ है। आप समझ रहे हैं ना, ये लाइनें हो गई, ये लाइनें हो गई, इनके बीच में जो है अनुवाद दिया हुआ। तो ये लाइनें हैं, ये लाइनें हैं, ये बिटवीन द लाइन्स है। तो जब आप दोनों लाइनों के बीच में पढ़ोगे तब जान पाओगे कि इन लाइन्स का क्या मीनिंग है। गौर से चीजों को देखना, दिस इज कॉल्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। वो चीजें जो सामने से नहीं कही गई हैं, साफ साफ नहीं बोली गई हैं, उन चीजों को समझ पाना। रमन इज तो शार्प, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा और समझ में आएगा। रमन बहुत शार्प है। He will never sign this document before reading it between the lines. वो कभी भी इस डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करेगा जब तक वो एक एक शब्द को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ लेगा, नहीं समझ लेगा। राइट, आफ्टर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, जब मैंने ढंग से चीजों को देखा, जरूरी नहीं कि सर रीड बिटवीन द लाइन्स में रीड का मतलब पढ़ने से है, तो आप यूं ही समझिए कि जो लिखा होगा उसी को पढ़ना, नहीं, जो कहा गया उसको भी, जो इशारा किया गया उसको, जो दिख रहा है उसको भी, बस ये है। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट है तो वहां तो सच में पढ़ने की ही बात है। सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसमें लिखा है आफ्टर रीडिंग बिटवीन द लाइन्स आई केम टू नो, मैं ये जान पाया दैट शी कुड नॉट अफोर्ड टू पे द सर्विस चार्ज, मुझे पता चला कि वो सर्विस चार्ज भरने की स्थिति में नहीं थी। सो आई पेड हर वेज, इसलिए मैंने उसका पैसा भर दिया। तो यहाँ तो आपने उसकी बातों से समझा ना, उसके आव भाव से, जेस्चर से आपने इस बात को समझा कि उसको क्या दिक्कत है। एक फ्रेज इसमें मैंने इस्तेमाल की है, पे वंस वे, इसका मतलब है अपने हिस्से का खर्च वहन करना, अपना बिल भरना। आई होप रीड बिटवीन द लाइन्स इस फ्रेज का मीनिंग आप जरूर समझ गए होंगे। अ किक इन द टीथ, बड़ी ही पॉपुलर और इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अ किक इन द टीथ, इसका मतलब होता है झटका, और छोटा मोटा नहीं सर, बड़ा झटका। सो बॉक्सिंग में आप हैं, वहीं से रिलेट करिए। बॉक्सिंग में सामने वाले प्लेयर ने आपके मुंह पे पंच मारा, दांतों पे किक मार दिया, तो क्या होगा सर, आप पूरा का पूरा हिल नहीं जाएंगे, एक झटका जैसा लगेगा। ओ माय गॉड, समझ रहे हैं, मतलब इवन ऐसा हो सकता है यू मे फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, गिर भी सकते हैं आप। अगर नहीं गिरेंगे तो वो एक तरीके से झटका तो देगा ही ना, मतलब एकदम से आप घबरा सकते हैं, हड़बड़ा सकते हैं, तो उसी को कहते हैं अ किक इन द टीथ। किसी ने दांत पे किक मारी है जोर से, तो एक डैमेज किया है, एक झटका दिया है, एक सेट बैक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, एक झटका है, एक सेट बैक है, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट और सेट बैक, एक बड़ा झटका जिसको कह सकते हैं। सिंपल है, याद करने का तरीका बिल्कुल भी टफ नहीं है। दांत पे कस के केक मारी है किसी ने, तो और ये क्या हो गया, तो एक तरीके से अब समझते हैं ना कि मैचेस होते हैं, तो जैसे आप किसी के फैन है, किसी के सपोर्टर है, आपके ही प्लेयर को दूसरे प्लेयर ने किक मार दी दांत में, तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब बोले हो, ऐसे करेंगे ना, तो ये क्या है, वो सब घबरा सा जाएंगे, ये क्या हो गया, अब तो हमारा प्लेयर हार भी सकता है। राइट, तो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ ग्रेट एक्सटेंट या अ बिग सेटबैक। टूथ एक दांत का दर्द, एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ का मतलब है कि दांत निकाला ही गया है। एल्कोहल कंजम्पशन, शराब पी रहे नहीं, इसको देखिए। द लास्ट मिनट सेइंग बैक, द लास्ट मिनट बैक आउट was a kick in the teeth for the organizers। कुछ ऑर्गेनाइजर्स ने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हो और जिस आर्टिस्ट को परफॉर्म करना हो उसने आखिरी समय पे कह दिया नहीं, आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म, आई वोंट कम, मैं नहीं आ पाऊंगा, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजर्स को तो बहुत सारा पैसा लग गया होगा। अब आर्टिस्ट लास्ट मिनट पे कह रहा है मैं नहीं आऊंगा, तो ये क्या है, बिग किक इन द टीथ, एक बड़ा झटका ही तो है। दूसरा एग्जाम्पल अच्छा दिया है मैंने, कहा जाता है कभी कभी झटके जरूरी होते हैं, समटाइम्स अ किक इन द टीथ। एग्जैक्टली जैसे कि आप मान लीजिए बाइक में हैं या कार में हैं या तांगे में हैं और आपने पूरी प्रोटेक्शन से नहीं बैठे हुए हैं, आप पकड़ के नहीं बैठे हुए हैं या सीट बेल्ट नहीं लगा के बैठे, हेलमेट नहीं पहन के बैठे, तो एक नैरो स्केप आता है, बाल बाल आप बच जाते हैं,
तो आपको लगता हो माय गॉड, मुझे तो टांगे को पकड़ लेना चाहिए था, मुझे तो सीट बेल्ट फास्टन करनी चाहिए थी, मुझे तो हेलमेट वेयर करना चाहिए था। तो कभी कभी दीज किक्स इन द टीथ आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज व्हाट यू डिड रॉन्ग, कि तुमने क्या गलत किया था, एंड गेट अप अगेन, और फिर से उठने के लिए जरूरी होते हैं क्या, दिस किक्स इन द टीथ। आई होप ये इडियम जरूर समझ में आया होगा।